वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द मिनी मॉक टेस्ट 5। आज हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज का जो मिनी मॉक टेस्ट है ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि क्वेश्चन को साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए, तो इसीलिए हमने एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपने इससे पहले के मिनी मॉक टेस्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्ले लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। एज यूजुअल जैसे हमने पहले 4 मिनी मॉक टेस्ट रखे, उसी तरीके से क्वेश्चन जो सेटअप हुए हैं इसमें भी वही 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 10 आपके जनरल अवेयरनेस, 10 कंप्यूटर, 10 इंग्लिश और 10 जो है रीजनिंग मैथ्स के रखे जाएंगे। और इसमें खास बात यह है कि इस मिनी मॉक टेस्ट 5 में हमने एक्सप्लेनेशन भी रखी है। जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको प्रिपेयर करने वाला, काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। आपके लिए तो जस्ट आधे घंटे का ये वीडियो लगेगा, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा है प्रिपेयर करने में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता दें, बहुत सारे एस्पिरेंट व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। आपको बता दें व्हाट्सएप ने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है हमारा अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ने मल्टीपल मैसेजेस किए। मैं पहले ही कहता था मल्टीपल मैसेज ना करें, तो मल्टीपल मैसेजेस की वजह से व्हाट्सएप ने हमारा अकाउंट जो है वो 3 बार टेम्परेरी बैन किया था, अभी परमानेंट बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। और अब ने सारे जितने भी कोर्सेज हैं, जो भी एस्पिरेंट चाह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी है, तो आपको बता दें सारे के सारे कोर्सेज हमने एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिए। बिल्कुल सिंपल प्रीफेस रहेगा एप्लीकेशन का, आपको पिछली वीडियो में हमने बताया भी था। बिल्कुल ईजिली आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ पर आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल पाओगे। आपको लिंक्स मिलेंगे वीडियोस के, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज। जैसे कंप्यूटर का लिंक ओपन करोगे, सारी कंप्यूटर की वीडियोस सामने आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप फाइनेंस अकाउंटेंसी खोलते हो तो सब अकाउंटेंसी की वीडियोस आ जाएंगी। उसके साथ आपके नोट्स के साथ एमसीक्यूज की पीडीएफ भी डाल देंगे हम, और उसके बाद जो टेस्ट जो है वो भी सारी चीज़ें आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं नजर आता तो डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे आपको एप्लीकेशन का लिंक, जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी एस्पिरेंट ने व्हाट्सएप मैसेज किए हैं पिछले 2 दिनों से, आपका रिप्लाई नहीं आने वाला है। आप वहां से आप सीधा एप्लीकेशन पे जाएं, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। और जो पहले ग्रुप में थे उनको बता दूं, उनका टेलीग्राम पे हमने शिफ्ट कर दिया। उनकी जो भी आगे स्टडी मटेरियल होगा वो टेलीग्राम में मिलेगा। लेकिन जो नए एस्पिरेंट जुड़ना चाह रहे हैं वो सिर्फ एप्लीकेशन पे ही जुड़ पाएंगे, व्हाट्सएप पे अब अवेलेबल नहीं होगा। तो चलते हैं आज की टेस्ट की तरफ। पहले हम कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, टू सिलेक्ट द करंट कॉलम इन एमएस एक्सेल वी प्रेस। करंट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की एक्सेल में यूज की जाती है? तो जल्दी से बताएं। इसका मैंने ट्रिक बताया था, कॉलम और रो को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो इंटायर कॉलम को हो या करंट कॉलम को हो, उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की यूज की जाएगी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, आंसर बी रहेगा। ये दोनों पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपको कहा जाए इंटायर कॉलम या करंट कॉलम तो कंट्रोल स्पेस बार, अगर इंटायर रो या करंट रो आपको सिलेक्ट करने का कहा जाए तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो कैसे याद रहेगा? आपको इतना पता है एक स्पेस बार है, दूसरा शिफ्ट कंट्रोल में से कोई होगा, ठीक है। आपको सी से कंट्रोल, कॉलम सी से कंट्रोल आपने याद रखना है। यानी कॉलम के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार और रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार शॉर्टकट यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, डैश शोज हाउ कंटेंट ऑन प्रिंटेड पेज विल अपीयर विद मार्जिन्स, हेडर एंड फुटर। आपको कौन से व्यू, यहाँ पर एमएस वर्ड की बात करें, कौन सा व्यू आपको बताएगा कि जो आपका कंटेंट है वो प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा? तो इसमें प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, फुल स्क्रीन रीडिंग और आउटलाइन। तो यहाँ पर आपको बता दें राइट आंसर रहेगा एमएस वर्ड में जब डॉक्यूमेंट आप प्रिंट निकलने के बाद कैसा आएगा उसको पता करना है, तो प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट भी कहते हैं इसको, प्रिंट लेआउट भी कहते हैं। आंसर ए रहेगा। एमएस वर्ड, ध्यान से सुनना, एमएस वर्ड में जो व्यूज होते हैं, कैसे व्यू होता है? प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट व्यू भी होता है, जो कि शो करता है डॉक्यूमेंट एज इट अपीयर व्हेन प्रिंटेड। प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा वो इस तरीके से आपको इस व्यू में दिखेगा, ठीक है। वो आपका जनरली डिफॉल्ट व्यू यही होता है। वेब लेआउट भी होता है जो शो करेगा डॉक्यूमेंट कैसे वेब पेज पे अपीयर होता है। आउटलाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आउटलाइन व्यू डिस्प्ले करेगा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर यूजिंग हेडिंग, हेडिंग्स यहाँ पर यूज होंगी, हेडिंग ही आएंगी। ड्राफ्ट व्यू शो करता है प्लेन टेक्स्ट क्विक एडिटिंग के लिए, और रीडिंग लेआउट जो होता है वो ऑप्टिमाइज करता है रीडिंग के लिए स्क्रीन। तो ये आपको व्यूज एमएस वर्ड में याद रखने हैं। देखो वीडियो तो लेंथी रहेगी, आपकी डिमांड थी एक्सप्लेनेशन। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो की स्पीड मैंने ऑलरेडी 1.2 की हुई है वीडियो की स्पीड अभी, फिर भी अगर और स्पीड करना चाह रहे हो तो 1.5 आप कर सकते हो। अगर जल्दी देखना चाह रहे हो तो 1.5 स्पीड करके ही देखें। व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? फायरवॉल पे बहुत बार जीकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार पूछा गया है कंप्यूटर में फायरवॉल से। तो फायरवॉल क्या है? वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क है, ओएस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के में जो आंसर रहेगा, इट इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल रहने वाला आज का सेशन, मैं कह रहा हूँ बहुत दिनों से इस पे हम काम करते हैं, दिनों की बात करूँ या घंटों की बात नहीं है। फायरवॉल आपने अभी क्वेश्चन में सुना और आपको फायरवॉल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपके सामने है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर या नेटवर्क को, खास करके नेटवर्क को, बाय अलाउइंग सेफ डाटा। सिर्फ सेफ डाटा ही अलाउ करता है फायरवॉल, ब्लॉक कर देता है हार्मफुल डाटा जो भी इंटरनेट से आता है। तो ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है कंप्यूटर में। इट एक्ट लाइक अ वॉचमैन की तरह एक्ट करता है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कि आपको इंटरनेट से कोई दुश्मन ना घुस आए आपके कंप्यूटर में। इस तरह तरीके का यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वॉचमैन की तरह। फायरवॉल हम एक सिंपल वर्डिंग में कहें तो चेक करता है इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक को, और ब्लॉक कर देता है जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं। तो आंसर इसका आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, और आपको फायरवॉल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट जो आपने पहले क्वेश्चन देखा व्यूज़ पे, वहाँ कंफ्यूज होंगे कि व्यूज़ तो अलग ही थे। तो मैं आपको बता रहा था पहले कि एमएस वर्ड में वो बात कर रहे थे, एमएस पावर पॉइंट के जो व्यूज़ होते हैं वो अलग हैं, टाइप्स ऑफ व्यूज़। द एमएस पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, ऐसा व्यू आपने बताना है जो सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। टाइटल और बुलेट्स शो होंगे वहाँ पर, टाइटल और बुलेट्स। तो यहाँ पर जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जहाँ टाइटल और बुलेट्स शो हो तो यहाँ पर आउटलाइन व्यू इसको कहते हैं, ए आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपके व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड चार्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू, इनको हम यहाँ पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है, मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल व्यू होता है विच इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट, स्लाइड करने के लिए यूज़ होता है। आउटलाइन व्यू जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, जिसमें टाइटल और बुलेट्स ही शो होंगे। स्लाइड स्टार्टर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्लाइड स्टार्टर व्यू ऐसा पावर पॉइंट में एक व्यू होता है जो शो करता है ऑल स्लाइड एज थंबनेल फॉर रीअरेंजिंग, जैसे ऐसे करके एक ही जगह पे स्लाइड इस तरीके से शो होते हैं, ठीक है। नोट्स पेज व्यू जो होता है शो करता है स्लाइड अलोंग विद द स्पीकर नोट, याद रखना है। रीडिंग व्यू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन इन विंडो फॉर रीडिंग। तो मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन बनता है स्लाइड स्टार्टर और आउटलाइन से क्वेश्चन बनता है, और ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। और इसके साथ साथ कुछ और टाइप्स ऑफ व्यूज़ भी होते हैं, या आपको मैं नोट्स डाल दूंगा ग्रुप में, आप इसमें रीड कर सकते हो। ओके, तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन एज थंबनेल। देखो यही क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है आपको समझ आए, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो याद भी रखते हो कि नहीं। तो ऐसा आपको व्यू बताना है एमएस पावर पॉइंट का जिसमें थंबनेल की तरह स्लाइड्स विजिबल हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, इट इज़ स्लाइड सॉर्टर व्यू। यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर रहेगा, सी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। जेकेएसएसबी इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है, जेकेएसएसबी ने पूछा है, प्रीवियस ईयर है, मैंने उठाया है पिछले किसी एग्जाम से। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जाएगा, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का यूज टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एड्रेस नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहेंगे, ई बिजनेस, ई एडमिन, ई गवर्नेंस या ई मार्केट प्लेस। तो सिंपली ई गवर्नेंस ही इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेमोरी पे है। यहाँ पर असर्शन और रीजन दिया है, ए आपका है असर्शन, कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मैन मेमोरी। कैश मेमोरी एक बफर मेमोरी होती है सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में, एक्ट एज अ बफर। तो ये जो असर्शन है ये सही है। रीजन, कैश मेमोरी हैज फास्टर एक्सेस देन रैम, रैम से फास्टर एक्सेस होता है कैश मेमोरी का। तो ये आपका आंसर, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड आर जो है, ये आपका आंसर रहेगा ए, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, मैं एक्सेल से क्वेश्चन है, आपको बता दें। सेल और आपका रो और कॉलम आपने याद रखना है। जो आपके कॉलम होते हैं वो आपको ABCD करके होते हैं, और रोज जो होती हैं वो 1 2 3 करके होती हैं, ठीक है, रोज। ओके, और जहां पर आपका डॉलर साइन लगा होता है तो इसका मतलब फिक्स, ठीक है। तो एब्सोल्यूट केस में दोनों रो और कॉलम फिक्स होते हैं, यानी डॉलर साइन दोनों के साथ होगा, कॉलम के साथ भी और रो के साथ भी। आपका आंसर यहाँ पर बी रहेगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप इस स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें सेल रेफरेंस जो एमएस एक्सेल में होते हैं वो 3 तरह के, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है, ठीक है। रिलेटिव में आपका यहाँ पर आप देखो A1, यानी आपका कॉलम और रो दोनों फ्लेक्सिबल हैं, चेंजेस हो सकती हैं रो एंड कॉलम व्हेन कॉपीड। एब्सोल्यूट केस में डॉलर लगा है, डॉलर फिक्स की निशानी है, समझ लो।
आपका कॉलम से पहले भी डॉलर है, रो से पहले भी डॉलर है, ठीक है। तो रो एंड कॉलम रिमेन फिक्स रहेंगे। मिक्स्ड केस में क्या होता है, आपका मिक्स केस में आपका ऐसा होगा, कॉलम फिक्स हो सकता है, रो चेंज हो सकते हैं। तो कॉलम के पहले डॉलर, रो के पहले डॉलर नहीं है। इस तरीके से आपका रो फिक्स हो सकता है, कॉलम चेंजेस, कॉलम के पहले कोई डॉलर नहीं, जिसके पीछे डॉलर साइन लगा गया वो फिक्स। तो रो जो है 1 2 3 करके रोज होती हैं, तो रो से पहले आपका डॉलर लगेगा, इसका मतलब रो आपकी फिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कंसीडर, यहां पर सी मिसिंग हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग: ट्विस्टेड पेयर केबल, माइक्रोवेव सैटेलाइट सिग्नल, रिपीटर्स, फाइबर ऑप्टिक्स। तो यहां पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबोव इज कंसीडर्ड एज सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में सिग्नल ट्रांसमिशन मीडियम की तरह कौन एक्ट करता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट सिग्नल्स, रिपीटर्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो आप होपफुली समझ गए होंगे, यहां पर वायरलेस और वायर दोनों इंक्लूड होता है। अगर वायरलेस सिर्फ वायर बेस्ड होता, वायरलेस ना होता, तो हम माइक्रो और सैटेलाइट को काट देते। यहाँ पर ये तो रहेगा फाइबर, ये तो वायर है, यूज़ होंगे। तो यहाँ पर वायरलेस भी यूज़ होगा, रिपीटर का यहाँ काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए 1 2 एंड 4 आपका आंसर होना चाहिए। 1 2 एंड 4 सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मैच द कॉलम, कॉलम 1 में डिवाइसेस दी है, कॉलम 2 में OSI लेयर दी है। आपको बताना है कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे एक्ट करती है। तो वीडियो पॉज करके आंसर कर लो आप। तो आई होप वीडियो रोक कर आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हब जो है आपको याद रखना है, हब जो एक्ट करती है फिजिकल लेयर पे, और स्विच जो कि लिंकिंग है, तो लिंक लेयर पे ही डिवाइस काम करेगा। स्विच हो गया, ब्रिज हो गया। रूटर क्योंकि नेटवर्क को ही ट्रांसमिट का काम करता है, तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। गेटवे प्रोटोकॉल कन्वर्शन के लिए यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। तो इसका आंसर सीधा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, आपका आंसर आ गया डी। OSI मॉडल पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, OSI मॉडल पे ये आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया ताकि एक ही स्लाइड में आपको OSI मॉडल का लेयर सारी क्लियर हो जाएं। आपको याद रखना है OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। लिखने में हम ऐसे लिखते हैं एप्लीकेशन पहले, लेकिन इसका जो सीक्वेंसिंग होती है इस तरीके से, सबसे नंबर 1 फिजिकल, देन लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, इस तरीके से आपकी रहती है, ठीक है। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ हम चलते हैं। फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स, फ्रेमिंग और मैक एड्रेस, एरर डिटेक्शन के लिए डाटा लिंक होती है। रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए नेटवर्क लेयर, एंड टू एंड डिलीवरी और एरर कंट्रोल के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन एस्टेब्लिशमेंट और मैनेजमेंट के लिए सेशन लेयर, डाटा फॉर्मेटिंग और इंक्रिप्शन का पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर एप्लीकेशन लेयर। और इस पे कौन सी डिवाइस एक्ट करती है यहाँ पर लिखा है इधर। फिजिकल लेयर पे आपका हब, केबल, रिपीटर, ठीक है। डाटा लिंक पे जैसे कि लिंकिंग यहाँ पर स्विच और ब्रिज ही होते हैं, तो ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। नेटवर्क पे आपने रूटर IP याद रखना है। ट्रांसपोर्ट पे TCP UDP, सेशन पे आपका नेट बायोस मैनली रहेगा। प्रेजेंटेशन में आपका जैसे ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और एप्लीकेशन पे आपका FTP, ईमेल, ब्राउजर, गेटवे वगैरह एक्ट करेगा। तो इसको आपने एक बार टेबल को अच्छे से पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस पे। जनरल देखो, लेवल हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। हमारा मिनी मॉक टेस्ट 1 इजी लेवल का था, 2 पे थोड़ा बड़ा, 3 पे बड़ा, 4 पे बड़ा, 5 जो है हमारा, इसमें थोड़ा लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। आस्ता आस्ता से लेवल हम बढ़ा रहे हैं क्वेश्चंस का। और कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, जीके हमारी स्टार्ट हो गई है। जीके का पहला क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। एक तरफ आपको कुछ स्टॉर्म्स दिए हैं और दूसरी तरफ आपका मीनिंग्स हैं। यहाँ पर आपको बताना है, वीडियो पास करके आप आंसर कर सकते हैं। मैंगो शावर, चेरी ब्लॉसम को हो या ब्लॉसम शावर को हो, नॉर्वेस्टर या लू, आपको बताना है ये क्या है। लू तो आप सबको पता होगा, नॉर्थ एरिया के अगर आप रहने, हम तो नॉर्थ एरिया में हैं, जम्मू रीजन में भी लू लगती है। इसके अलावा यूपी, दिल्ली और जो नॉर्थन पार्ट है, यहाँ पर लू जो कि हॉट ड्राई हवाएं होती हैं, नॉर्थन प्लेन्स में चलती हैं, गर्मी में गर्म हवाएं, हॉट ड्राई विंड्स होती हैं। इतना तो आपको पता है। 4 का C जो है आपके 2 ऑप्शन में आता है, इतना आप निकाल सकते हो। 2 ऑप्शन कट गए यहाँ पर। और मैंगो शावर, मैंगो शावर जो होता है वो मैंगो की राइपनिंग के लिए होता है, बारिशें, तो इसका ये रहेगा। प्री मॉनसून शावर्स होते हैं जो रैपनिंग ऑफ मैंगो हेल्प करते हैं, और जो चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शावर होते हैं वो कॉफ़ी फ्लावर की ब्लॉसमिंग के लिए, राइपनिंग के लिए एक्ट करते हैं। तो इसका आपका रहेगा 2 का A, ठीक है। तो बच्चा आपका नार्वेस्टर वो आपका हो गया सीधा सीधा। इवनिंग थंडरस्टॉर्म बंगाल और असम एरिया में चलती है। तो आपका आंसर रहेगा 1 का B, आपका 2 का, ये आपका आ गया 3 का, ये सीधा आ गया ये B आंसर। ओके, B आपका आंसर रहेगा।
प्री मॉनसून शावर पे जल्दी से एक नज़र लगा लो। प्री मॉनसून शावर जो होती हैं, मॉनसून से पहले अप्रैल मई के टाइम में जो बारिशें होती हैं, इसमें मैंगो शावर्स होती हैं, जो कर्नाटका और केरला में प्री मॉनसून शावर्स होती हैं। कहाँ पर? कर्नाटका और केरला में मैंगो शावर, जो कि मैंगोज की राइपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल रेन, समर शावर या मैंगो शावर्स भी इनको कहते हैं। चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम हमने ऊपर सुना इसका। चेरी ब्लॉसम कर्नाटका रीजन में होता है और उसके कुछ एसोसिएटेड रीजन में इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई में ये शावर्स होती हैं। इट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी प्लांट की राइपनिंग में हेल्प करती है। चेरी ब्लॉसम इसलिए इसको कहते हैं। कैल्बसोकी की बात करें, ये भी प्री मॉनसून शावर्स हैं और ये आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल और असम रीजन में मोस्टली होते हैं। नॉर्वेस्टर की बात करें, ये शैलो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं जो ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड पर्शियन गल्फ। ये रैनफॉल काज करती हैं। आपको पूछा जाए नॉर्वेस्टर कहाँ पर बारिशें बरसाती हैं? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन रीजन में जो विंटर सीजन में बारिशें होती है, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाले एरिया में, वो नॉर्वेस्टर की वजह से होती है। अगर आपको पूछा जाए नॉर्वेस्टर की जगह वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पूछा जाए तो आपने याद रखना ये भी एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म और हवाएं हैं जो कि मेडिटेरियन सी से निकलती हैं और विंटर रैनफॉल नॉर्थन पार्ट्स ऑफ इंडिया में काज करती हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नॉर्वेस्टर करती हैं और ये नॉर्थन पार्ट में हमारे जम्मू कश्मीर में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर रहता है। अदर नॉर्थन पार्ट में भी जो सर्दियों में विंटर में बारिशें होती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? मेडिटेरियन रीजन से। लू का आप पढ़ चुके हैं, पहले क्वेश्चन में बता दिया था मैंने। हॉट, ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड्स होती हैं ब्लोइंग स्पेशली इन द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू रीजन तक भी ये लूज होती हैं हवाएं, गर्म हवाएं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आप अगर क्लाइमेट एंड क्रॉप पढ़ रहे हैं तो साइल भी आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको होगे साइल लिखा नहीं है, क्रॉप लिखा है ना, तो साइल आएगी आपकी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिटरेट साइल ऑफ इंडिया जनरली रेड इन कलर। लिटरेट साइल रेड कलर की होती है, क्या बताओ जल्दी से। और लिटरेट साइल रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। टोपिका एंड कैश्यू नट्स जो है ग्रो वेल ऑन दीज साइल्स। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपको बता दें ये ऐसी साइल होती है जहां पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाएं। तो आपको पता है राजस्थान, यूपी, तो यही आपका गलत रहेगा और इसमें नाइट्रोजन पोटाश रिच, ये गलत है। आपका पहला सही है रेड कलर, दूसरा आपका कैश्यू ग्रोथ होता ही है। आपका ये ए एंड डी आंसर होना चाहिए, आपका रहेगा यस। आंसर इज सी, हियर आंसर इज सी। थोड़ी सी मैं पूरी साइल्स अगर बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो आधे घंटे की और एडिशनल हो जाएगी, इसलिए सिर्फ एक लिटरेट साइल पे नज़र लगा लो अभी। फाउंड बाई हैवी रेनफॉल एंड इंटेंस वेदरिंग की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जिसकी वजह से वेदरिंग होती है और ये साइल बनती है लिटरेट साइल, ठीक है। लिटरेट साइल इज लीच्ड। अगर लीचिंग प्रोसेस पूछा जाए ना आपको, लीचिंग प्रोसेस, तो लीचिंग जो है वो लिटरेट साइल में होता है। ये लीचिंग क्या है? लीस्ट मीनिंग होता है न्यूट्रिएंट्स आर वाश्ड अवे फ्रॉम द साइल बाई हैवी रेन। बारिशों की वजह से जो इसके न्यूट्रिएंट होते हैं साइल के, ये वाश अवे हो जाते हैं जिसकी वजह से लेस फर्टाइल होती है। यहाँ का लिखा होना चाहिए लेस फर्टाइल, ये लिखा है लेस फर्टाइल होती है। रिच इन आयरन, आयरन रिच है तो इसका मतलब कलर रेड होगा, रेड या येलो कलर होगा क्योंकि रिच इन आयरन है, ठीक है। और रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम में रिच होती है पूरी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लाइम इसमें कम होता है। आयरन और एल्युमिनियम जो है इसमें ज़्यादा होता है। कहाँ पर पाई जाएगी? जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं। मोस्टली आप कहेंगे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। और क्रॉप की बात करें, टी, कॉफ़ी, रबर, कैश्यू जैसी क्रॉप विद फर्टिलाइजर जो है ये ग्रो होती है लिटरेट साइल पे। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोनोलॉजी पूछते हैं, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कामागट्टो इंसिडेंट कब हुआ? ककोरी ट्रेन कंस्पायरेसी, जो ट्रेन रॉबरी थी, वो कब हुई? फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी का कब बनी? गदर पार्टी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुई? तो जल्दी से बताएं इसको, वीडियो आप पास करके आप सोच सकते हैं इस पर। तो आपको बता दें जो कामागट्टो मारा इंसिडेंट होता है एक्चुअली 1914 में, ठीक है। ककोरी ट्रेन रॉबरी जो है वो कब हुई? 1925 में। फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी 1915 में। 1920 में नॉन कॉपरेशन। तो आपका यहाँ पर सीक्वेंस बनेगा ACDB। ACDB कहाँ है? ACDB आपका आंसर बी रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। कामागट्टो मारो इंसिडेंट जो है 1914 में हुआ था। एक शिप थी जो कैरी कर रही थी इंडियन माइग्रेंट्स को, जिसको चला रहे थे गुरजीत सिंह, वाज डिनाइड टू एंट्री इन कनाडा बिकॉज ऑफ द रेसिस्ट इमिग्रेशन लॉज बने हुए थे एशियंस के खिलाफ।
तो ये इंसिडेंट था। इसके अलावा गदर पार्टी जो है, गदर न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया था इन रेवोल्यूशनरीज़ के द्वारा 1915 में, और पार्टी भी बनी थी। ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह जो इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, ये बनी कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सबको पता है कि ये सबसे पहली मास मूवमेंट थी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें एक ही मकसद था, स्वराज थ्रू पीसफुल एंड नॉन वायलेंस मीन्स स्वराज, आज़ादी ली जाए। एम्ड एट इसमें अपोज किया गया ब्रिटिश रूल को बाई बाईकाटिंग द गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट, फन गुड्स, टाइटल सब कुछ बाईकाट करके, और प्रमोट किया गया स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन और जो खादी जैसे अपने जो देसी प्रोडक्ट थे उसको। और हावेवर हम बात करें जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, विड्रा की गई 1922 में चोरी छोरा इंसिडेंट की वजह से। ककोरी कंस्पायरेसी एंड ट्रेन रॉबरी 1925 में होती है, लेड बाय राम प्रसाद बिस्मल और अशफाकुल्ला खान। ये एक लूटिंग था, एक ट्रेन को जो पूरा लूटा इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी उसमें पूरा पैसा था, फ्रॉम द ट्रेन टू फंड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ताकि जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको फंडिंग की जाए, तो इसलिए ये अंग्रेज़ों से लूटा था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि JKSSB ने पूछा हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। तो आंसर इसका सिंपल सा रहेगा यहाँ पर जोजिला पास। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। सीरस एंड कोलंबस आर टाइप्स ऑफ, बताओ। आपको बता दें, जब आप क्लाइमेट पढ़ रहे हो, क्लाइमेट इन क्राफ्ट सिलेबस में दिया है, और जब क्लाइमेट पढ़ रहे हो तो क्लाइमेट पढ़ते हुए आपको क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे क्राफ्ट पढ़ते हुए साइल भी पढ़नी है, इसी तरह क्लाइमेट पढ़ना है तो आपको क्लाउड्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये रहेगा सीरस और कोलंबस, ये क्लाउड्स की टाइप है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो आपका जो अडॉप्ट होता है कब? 26 नवंबर को अडॉप्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका अडॉप्ट हो जाता है, लेकिन फुल्ली अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही इसको अडॉप्ट कर देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें भी ये डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में दिया है, आपको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमने इसी तरीके से अरेंज किया जैसे JKSSB पूछता है, घबराना नहीं है। कुछ नए एस्पिरेंट शायद सोच रहे होंगे ये ज़्यादा टफ हो रहा है, अभी इसके और भी लेवल बढ़ने वाले हैं मिनी मुक टेस्ट के। लेकिन एक चीज़ बता दूं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एक पहले वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड लगेगा क्लिक करने में, तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं। तो आई होप आपने लाइक बटन पर क्लिक किया होगा, जस्ट 1 सेकंड भी नहीं लगा आपका, थैंक यू। ओके, तो स्टेटमेंट 1 कह रही है, इंदिरा सागर डैम जो है लार्जेस्ट रिजर्वायर है इंडिया में। क्या ये सही है? फिर से मैं बता रहा हूं, जब आप रिवर और लेक पढ़ रहे हो, आप डैम्स या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को छोड़ दो, ये बिल्कुल गलत बात है, पहले ही कह दो। अब इस सिलेबस में लिखा ना हो तब भी आपने पढ़ना, अगर रिवर और लेक लिखा है सिलेबस में। कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इज द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया। लार्जेस्ट ऑन द बेसिस हम कहेंगे मेगावाट प्रोडक्शन, जो बिजली पैदा करने के बेस पे। तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर आपका रहेगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आउट ऑफ द बॉक्स आया है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है, JKSSB पूछ लेता है। मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ द सिलेबस समझ लो या आउट ऑफ द बॉक्स। मैच द कॉलम 1 and 2 दिया है। मैच कॉलम यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया है आपको, द सिटी ऑफ पैलेस किसको कहते हैं? पैलेसिस। नीला गुंबद कहाँ पर है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? स्पाइस गार्डन, बेशक स्पाइस गार्डन केरला को कहते हैं, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस केरला नहीं है, अभी मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन गलत नहीं करना उस पर, स्पाइस गार्डन बिल्कुल केरला को ही कहते हैं। तो सिटी ऑफ पैलेसिस कोलकाता को कहते हैं, नीला गुंबद जो है वो दिल्ली। तो आंसर आपका ए का 1 का रोमिक 1 रहेगा, 2 का 2, तो आपका आंसर यहां पर बनेगा ये डी आपका आंसर बनेगा। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 भी आउट ऑफ बॉक्स है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। यहां पर लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताएं क्या आंसर रहेगा। गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इनमें से? बताओ जल्दी से। कोंकणी, अगर अच्छा महाराष्ट्र को मराठी तो पता ही है आपको। 2 का जो है 2 का 1 जो है आपका 2 ऑप्शन में आता है, यहाँ से आप काट भी सकते हो, 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास। गोवा का कोंकणी यहाँ पर 1 का 2, 1 का 2 आपका आंसर सीधा सी आ गया। 3 का 3 मणिपुर में मिठाई, मणिपुरी भी बोली जाती है, मिठाई भी बोली जाती है। आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज इन ऑर्डर हाईएस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट
डैम इन इंडिया, ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके आप आंसर करें। हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट डैम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज भी अगर आपको पता है इनमें से, तो आंसर सिंपल आपके सामने नजर आ रहा है आपको। अगर आपको पता है हाईएस्ट डैम जो है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा डैम तहरी डैम है, तो आपका आंसर सीधा सीधा ए बन जाएगा। हीराकुद लॉन्गेस्ट, और किलानी डैम कावेरी रिवर ये आपका रहेगा ओल्डेस्ट डैम। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के हो गए, 10 हमने जीके पे पढ़े। अब हम इंग्लिश पे आएंगे, इसके बाद रीजनिंग मैथ्स रहेगा। पूरी वीडियो जरूर देखना है। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेंथी है वीडियो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश पे है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्टिव वाइस सेंटेंस इनटू पैसिव वाइस। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। बताओ जल्दी से। आप 2 सेकंड नहीं लगाए होंगे मेरे एस्पिरेंट ने। आपको मैंने बताया था जब एक्टिव में आईएनजी आ जाए, कंटिन्यू आ जाए, बीइंग ढूंढो और आंसर कर दो। ओ नो, 2 ऑप्शन में बीइंग, आप क्या करें, 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 में बीइंग है। एक और बात कही थी आपको साथ में, बीइंग तो ढूंढना, साथ में कहा था टेंस चेंज नहीं होगा। इज सारा राइटिंग द नॉवल, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू है तो प्रेजेंट ही रहेगा, हैड नहीं आएगा। यहां पर हैड आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी हैड आएगा नहीं। तो यहां पर आपका आंसर सीधा रहेगा, इज द नाउन बीइंग रिटन बाय सारा, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बताना है, सिलेक्ट द एक्टिव फॉर्म। यहां पर एक्टिव फॉर्म ढूंढनी है, पैसिव दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस दिया है ये पैसिव में दिया है, एक्टिव ढूंढना है आपको सॉरी, एक्टिव ढूंढना है आपको। बता दें जब एक्टिव में अगर यहां पर एक्टिव में, यहां पर पैसिव में फेड लिखा है, ठीक है, फेड लिखा है, तो इसके जो आपका एक्टिव होगा उसमें भी फेड होगा। टेंस चेंज नहीं होता इसमें, फीड तो होगा नहीं। देखो फीड, मुझे फीड नजर आया तभी मैं बोल रहा हूँ, फीड वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, फेड ही होगा। डोंट बी फीडिंग, देखो आईएनजी कहाँ से उठकर आ गया। अगर आईएनजी हम यहाँ पर पैसिव में लेती तो ये बात बनती नहीं है। तो पैसिव में बीइंग होता, फिर आईएनजी पहले एक्टिव में होना चाहिए था, बिल्कुल गलत है। आपका आंसर सीधा सीधा बी निकलेगा, डोंट फेड द फिश इन द एक्वेरियम। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपको, शायद आपने इंग्लिश के लेक्चर्स हमारे नहीं देखे या ग्रुप मेंबर नहीं है आप, ग्रुप में हमने कंप्लीट इंग्लिश के लेक्चर्स ग्रामर समझाई हुई है, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा आंसर निकालने में। पहले वो ग्रुप ज्वाइन करके लेक्चर्स देख ले। देखो आप, मैं बता दूं ग्रुप नहीं है ना, व्हाट्सअप हमने बंद करवा दिया आप लोगों ने मैसेज कर करके। आप जो है जो भी चीज़ें आपने पढ़नी है, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें, लेक्चर, सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दिया है। आप वहाँ से हमारी जीकेएसएसबी स्टडी फॉर एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फिक्कल, फिक्कल जो है ना, फिक्कल का मतलब होता है आपका चेंज, जैसे आप समझ लो चेंजिंग या इस तरीके से। तो इसके अपोजिट पूछा गया है, तो अपोजिट इनमें से आपका होगा कंस्टेंट, कंस्टेंट रुका हुआ, थमा हुआ, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनोन। प्रोनोन आपने डालना है ब्लैंक में। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट डैश मैनी बुक्स हैव बीन रिटन। जिसके बारे में, जिसके अबाउट, जिसके बारे में, अबाउट हु तो नहीं आएगा, हु होता है जो, वेयर होता है वहां, कहां, वेयर कहां, तो कहां नहीं, जिसके बारे में। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट हुम, जिसके बारे में, जिसके होता है तो हुम आएगा, ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन आ गया आपका, देखो यहां पर आपको डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच में दिया है द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल प्लेड रवि। बताओ इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है। देखो ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रावो इनडायरेक्ट में होगा, नहीं होगा। ब्रावो हम जब एक्सक्लेमेशन वाले पढ़ा हमने, जब उसके रूल में कहा, तो ब्रावो, उर्रे, अलास, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पैसिव में नहीं वो वर्ड यूज होंगे। द स्पेक्टेटर। और आपको बता दूं यहां पर एक और चीज आपने देखनी है, वेल प्लेड, ये पास्ट में है। अगर पास्ट सिंपल है प्लेड, तो वेल प्लेड पास्ट सिंपल है, तो इसका मतलब जो है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आपका हैड कहीं यूज हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, तो हैड आपका 2 जगह पे है, बाकी हैड नहीं है, काट दो, हैड नहीं है, काट दो, ठीक है, ओके। 2 ऑप्शन कट गए, आपके पास ए और सी बचा। स्पेक्टेटर कॉल्ड रवि ब्रावो, देखो ब्रावो, ये क्या हुआ, ब्रावो यहाँ यूज ही नहीं होगा, आंसर सी सीधा पहुंच जाता है आपका यहाँ पर। स्पेक्टेटर अपलॉडिड रवि सेइंग, ये कहते हुए, ये वो कंटिन्यू वाला सेइंग, ये कहते हुए कि आपने बहुत अच्छा खेला, हैड प्लेड वेल, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा, उसने अच्छा खेला। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर बताओ जी क्या यूज होगा, कौन सी प्रीपोजिशन, सॉरी फॉर टंग प्रॉब्लम,
ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ होगा, आपको यहाँ पर आई एम डिसप्लीज्ड डैश यू, यहाँ पर किसी के पर्सन के साथ अगर जोड़ना हो तो उस वक्त आपका आंसर करना मैं बोल दूँ फिर पहले ही तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बता दो पर्सन के साथ जोड़ना हो किसी को, प्लेस्ड विद यहाँ पर यूज़ होगा विद यू, किसी पर्सन के साथ। बट आई एम नॉट डिसप्लेस्ड डैश यूर फन, ये उसके एक्शन के साथ जोड़ना है। जब एक्शन या किसी चीज़ के साथ जोड़ना, थिंग या एक्शन के साथ, तो विद नहीं लगेगा, वहाँ पर आपका एट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका आंसर रहेगा आई एम डिसप्लीज्ड विद यू बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड एट योर फन। आपको मैं थोड़ा सा बता ही दूं, यहाँ पर डिसप्लेस्ड विद इसलिए लगा, पर्सन के साथ विद लगता है। यूज व्हेन यू आर अनहैप्पी विद समवन, यहाँ पर किसी के साथ वो अनहैप्पी था, किसी का समवन के साथ, तो इसलिए विद का यूज करना है। आप इसके इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाए, डिसप्लेस एट थिंग्स आइडिया और एक्शन के साथ एट लगेगा। व्हेन यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, किसी के अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से अनहैप्पी हो तो वहाँ पर एट लगेगा। ये अनहैप्पी नहीं होगा, क्वेश्चन में कुछ और भी समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई एम डिसप्लेस्ड विद यू, पर्सन है तो इसलिए विद यू लगा, बट आई एम नॉट डिसप्लेस्ड एट योर फन, यहाँ पर थिंग और एक्शन होता है इसलिए एट का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस दिए हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है जंबल सेंटेंस का। थोड़ा सा पढ़ोगे तो सिंपली आपका आंसर, द इंग्रेडिएंट मस्ट देयरफॉर बी ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी एंड द राइट प्रोपोर्शन। इंग्रेडिएंट फाइनेंट क्वालिटी और राइट प्रोपोर्शन के होने चाहिए। व्हेन से स्टार्ट नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, व्हेन यू हैव देम। क्याउ से बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, देखो क्याउ से 2 ऑप्शन है, पहले कट गए। ओके, सक्सेस इन लाइफ इज जस्ट लाइक बेकिंग अ केक दैट रिक्वायर्स मैनी थिंग्स, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका आर से रहेगा। दोनों ऑप्शन में आर है, ठीक है आर। इसके बाद क्या आएगा, बेकिंग केक दैट रिक्वायर्स मैनी थिंग्स, फर्स्टली अनलेस यू हैव राइट इंग्रेडिएंट, ठीक है एस सी आएगा आपका, सीधा आंसर बी है। एस के बाद पी बनता है क्या, इट नॉट गिविंग टू वर्क। द इंग्रेडिएंट मस्ट देयरफॉर फाइन क्वालिटी के होने, राइट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, फाइन क्वालिटी के होने चाहिए। व्हेन यू हैव देम, जब आपके पास वो होंगे, तो इसका मतलब ठीक है ये बाद में आएगा लास्ट में। आंसर आपका बी बनेगा। काउंट करते रहे आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। मॉडल डालो कौन सा यहाँ लगता है। डैश यू प्लीज ओपन दैट विंडो, शी आस्क, पोलाइटली भी कहा, पुलिस भी है, बहुत पोलाइटली कहा जाए तो सीधा सीधा आपका आंसर कुड होना चाहिए, कैन नहीं है क्योंकि मोस्ट पोलाइटली कहा है। कुड जो है आपका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, स्पेशली इनडायरेक्ट और फॉर्मल सिचुएशंस केस में। फ्रेज कुड यू प्लीज, इस तरीके के जो फ्रेजेस यूज होते हैं कुड ही आपने यूज करना है। इन द मोस्ट ऑफ द पोलाइट केस में आपका कुड यूज होगा। आपको बता दूं कैन इनफॉर्मल होगा, लेस पोलाइट होगा, ठीक है। आई कैन स्विम इनफॉर्मल लेस पोलाइट। मस्ट जो है कंपल्शन होगा, कंपलसरी ये करना ही करना है, ये रिक्वेस्ट नहीं होगी। यहाँ पर कंपलसरी अगर कंपल्शन कहा शो हो रहा हो तो मस्ट का इस्तेमाल तब किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम। तो यहाँ पर टू बाइट द डस्ट, इसका क्या यहाँ पर राइट मीनिंग रहेगा। टू बाइट द डस्ट का यहाँ पर रहेगा, समझ गए होंगे आप कि क्या हो सकता है, टू फेल, बी आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपके सामने है, चूज द करेक्ट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड नार्सिसिज्म, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप, तो इसका राइट मीनिंग साइनोनियम रहेगा सेल्फ एडमायरेशन, तो सी आपका आंसर रहेगा। और आपके यहाँ पर स्टार्ट होना, आज मैंने अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं रीजनिंग और मैथ्स के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देखने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, व्हाट्सएप मैसेज जिन भी एस्पिरेंट ने किए हैं उनको रिप्लाई नहीं आने वाला, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा बैन कर दिया गया है। टेम्परेरी खुलता है, फिर अगर मैं क्वेश्चन मैसेज करता हूँ रिप्लाई तो फिर से वो बंद, 3 बार बंद हो चुका है, और इसके बाद अगर फिर से बंद हुआ तो परमानेंटली बंद रहेगा। ठीक है, कोई भी मैसेज का रिप्लाई नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम, जो ओवरऑल टेलीग्राम है, जो जनरल सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं, जो फ्रीली अवेलेबल होता है कंटेंट या वीडियोस, वो आपको मिलेगी। जो पेड है वो सारा आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर विजिट करो। सिंपल तरीके से आपको वहाँ पर देखना है। चार्जेस कोई ऐसा नहीं है, एप्लीकेशन के चार्जेस हैं 10% देना है, उसके बाद टीम का वर्क भी, बाकी चार्जेस बहुत सारे। फिर भी प्राइस हमने नहीं बढ़ाया, बहुत यहाँ पर बनता था प्राइस बढ़ाना, खर्चा बढ़ गया इस पर, लेकिन फिर भी हमने प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाया, वही आपका 150 ही रखा गया। इसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे, कंप्लीट नोट्स भी रहेंगे, पीडीएफ एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में भी अलग से भी मिलेंगे। सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मिलेंगी। आप लिंक पे ज़रूर क्लिक करके विजिट करें एप्लीकेशन पे, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलते हैं आज रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं क्या डाले हैं हमने।
क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर आ जाता है 31। इफ बैच इज कोडेड एज ABSDG एंड हाउ FORSAKE कोडेड इन द सेम सेंस। तो जल्दी से पहले बैच का ABSDG निकालो, कैसे हुआ। बहुत सिंपल है, मैं आपको साथ साथ में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेंथी हो जाएगा काम यहाँ पर। थोड़ा सा मैं बता दूंगा। राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का बी जो है से ए हुआ -1, ए से बी हो गया +1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चलना है। आंसर आपका रहेगा बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। ही गेन 14% ऑफ द होल। हाउ मच शुगर वाज सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। तो जल्दी से आंसर बताएं वीडियो रोककर। तो राइट आंसर में थोड़ा सा जल्दी चलूंगा वीडियो रोकने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो गई है और जुकाम भी है, मुझे थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत आ रही है। आंसर यहाँ पर रहेगा सी। वीडियो रोककर आप आंसर कर लेना। 33 आपके सामने है क्वेश्चन। अरुण सेड द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर हु इज अरुण इन टू द गर्ल। अरुण जो है क्या लगा गर्ल का, जल्दी से बताएं। वीडियो आप ऐसे पास फिर आप आंसर करें वीडियो रोककर। तो यहां पर राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का फादर इन लॉ, डी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन। तो जल्दी से बताएं आंसर क्या रहेगा। वीडियो रोककर आंसर ढूंढ लें। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। जेम्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ चला। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर वेस्ट की तरफ चलने के बाद ही टर्न टू राइट एंड वॉक 20। ठीक है, वेस्ट की तरफ 30 जाने के बाद राइट वेस्ट की तरफ आप मुड़े हो तो सीधा हाथ आपका किधर होगा, आपका ऊपर की तरफ 20 चला ऊपर। इस तरीके से मैं अभी नहीं बनाऊंगा, आपको सीधा आंसर बताऊंगा। आप वीडियो पास करके बना लो आप चार्ट, तो आंसर बताओ। तो राइट आंसर यहां पर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 36 आपके सामने है। पवन गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। ही गेव 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सन। Of the remaining amount, he spent 60% on education. Now the amount with him is 250. What is the amount he give to his wife? बताओ। तो वीडियो पास करके आप आंसर ढूंढ लें इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर मैं आपको यहां पर बता दूं, राइट आंसर रहेगा आपका यहां पर 6000, डी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड। फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए बंदे ने कहा आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, इस बंदे का जो फादर है, इज माई फादर्स सन हुज फोटोग्राफ इज वाज इट। ये किसका फोटोग्राफ है बताओ। फोटोग्राफ इसके बेटे का है, हिज सन्स, तो इसके बेटे का बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। बताओ। आई होप वीडियो पास करके आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, 10%। क्वेश्चन नंबर 39। ए सेल अ बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. B sell it to C at a profit of 25%. If C pays Rs 225 for it, the cost price of the bicycle for A is। तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 150, डी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी मेहनत के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करके जाएं यार, कितने भी आपके स्कोर आ रहे हैं। अगर आपके 25, 20, 22 भी आ रहे हैं, 35 या 40 जो भी आ रहे हैं, कम से कम आपके भी आ रहे हैं, तब भी आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, जरूर करें, तो हमें आइडिया रहे कि लेवल कैसा लग रहा है, आपको बढ़ाना है या कम करना है लेवल। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, पेटर इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 1200 एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द 1 year of the total amount invested become 14% per annum. Find the total amount invested. तो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहां पर 20,000। एक बार फिर से बता दूं, व्हाट्सएप पे कोई कोर्स नहीं मिल रहा है, व्हाट्सएप बंद हो गया है। सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे हमने शिफ्ट कर दिया है, बिल्कुल एक
ऑर्गेनाइज मैनर में एप्लीकेशन पे रखा है, सिंपली आप उसको एक्सेस कर पाओगे और सिंपली जो है कोई टेंशन नहीं है, सिंपली आप एक क्लिक करोगे सारी वीडियो सामने आ जाएंगी, एक क्लिक करोगे सारे नोट्स सामने आ जाएंगे। अगर अभी कोई किसी सब्जेक्ट का नोट्स पेंडिंग है, टेंशन नहीं लेना है, हम उस पर काम कर रहे होंगे, जस्ट वो कुछ दिनों में आपका वो भी अपलोड हो जाए। जैसे फाइनेंस अकाउंटेंट का इकोनॉमिक्स पे काम कर रहे हैं हम, स्टैटिक्स का पार्ट 1 आ गया, पार्ट 2 पे भी ऑलमोस्ट रेडी है, कल परसों तक वो भी ऐड हो जाए। अकाउंटेंसी, जीके, कंप्यूटर ऑलरेडी हमने कंप्लीट करके डाल दिया आपका एप्लीकेशन पे, तो उसके लेक्चर्स भी डाल दिए, एमसीक्यूज भी हैं, मॉक टेस्ट भी, सारा कुछ आपको अवेलेबल हो गया है। अगर आपको कोई भी एस्पिरेंट अगर हमारे साथ पढ़ना चाह रहा है, आप सिंपल तरीका है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिया है एप्लीकेशन। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, लिंक क्लिक करने के बाद आप सीधा प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें जाकर अपना कोर्स देख सकते हो, ले सकते हो, और या फिर से लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा कोर्स पे ओपन हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपने कोर्स को परचेज करना है, चार्जेस की परवाह ही नहीं करनी है आपने, 150 रुपीज़ ओनली। सारे मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको उसी में अवेलेबल हो जाएंगी। और आज के सेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।